हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर एनपी सिंह। आज क्लास 9th में जो साइंस में चैप्टर नंबर 8 दे रखा है, जिससे फिजिक्स स्टार्ट होती है, तो कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स का पहला चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन मोशन। एनसीईआरटी को हम लोग कवर करेंगे, कुछ अपने नए तरीके से समझेंगे चीज़ों को और उस बेसिक मैथमेटिक्स को पहले सीखेंगे, जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बहुत ही ईजी वे में हम पूरी फिजिक्स समझ सकते हैं। कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स, अगर आपके बेसिक्स और मैथमेटिक्स क्लियर हैं, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो भाई भाई हैं और भाई भाई मिलके तबाही मचाए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिक्स की एक कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप सिंपली कह सकते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, क्या हो रही हैं, उनको पढ़ना, उनके लॉज को पढ़ना और समझना। अब पढ़ने समझने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, वो लैंग्वेज का काम मैथ्स करता है। मैथमेटिक्स इज बेसिकली लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। उसको समझाएंगे कैसे हम? सपोज आपके रूम का जो फैन है वो घूम रहा है, तो आप कैसे बताएंगे इसने कितने रोटेशन पर सेकंड किए, पर मिनट किए? तो नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट काउंट करना, यही तो मैथमेटिक्स है, यही तो फिजिक्स की लैंग्वेज है। तो शुरू करते हैं मोशन की डेफिनेशन से। यहां मैंने लिखा है व्हेन अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल कंटिन्यूअसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट एज टाइम पासेस। मतलब मोशन का मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी और कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी एक पार्टिकल, आपकी बाइक, अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जैसे कि टाइम गुजर रहा है, साथ साथ टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। बस यही मोशन है। और इसी में अगर कोई बोले कि रेस्ट की क्या डेफिनेशन होगी, तो रेस्ट में लिख लो, आप लिख लो व्हेन अ बॉडी डज नॉट कंटिन्यू टू चेंज इट्स पोजीशन, when a body does not continue to change its position with respect to its surrounding object as time passes। अब ये आपकी साइंस है, क्लास 9th, इसका ये आपका 8th चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इसको ठीक से देखिए, रटने वाली बात है, आप इसकी एक एक लाइन रट लीजिए, वो मेरा मेथड नहीं है। अगर आपको ठीक से समझना है कि आपको ये दिमाग में फिट हो जाए कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा जैसे हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज। और इसका एक एक एक्टिविटी, एक एक आप इसकी सॉल्व एग्जांपल देख लीजिए, आप एक एक इसकी आप हेडलाइन देख लीजिए, जो हेडिंग दी है मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, और जो भी डिस्क्राइबिंग मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सारी चीजें हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, लेकिन इसको समझेंगे एक्चुअल में क्या है ये। इसकी थ्योरी को रटने की जरूरत नहीं है, वो आप कैसे भी इंग्लिश में बना के लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मोशन की बात तो ये समझ में आई कि एक्चुअली में हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग, जैसे हम हैं और हमारे अलावा 10 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो हमारे सराउंडिंग ऑब्जेक्ट हो गए और हम चल रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति से हमारी जो निश्चित दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कंटिन्यूसली चेंज होगी। जैसे 5 लोग बैठे, किसी से हम 1 मीटर दूर है, किसी से 5 मीटर दूर है, किसी 10 मीटर दूर है, तो सबसे हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी दूरी चेंज होती जाएगी, तो उनके हिसाब से हम मोशन में हैं और वो कहेंगे हम रेस्ट में हैं। ये हो गई इसका मतलब। रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो गई कि हमारी उनके हिसाब से जो और आसपास बैठे हैं, कोई भी जो पोजीशन है टाइम के हिसाब से, टाइम तो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है ना, टाइम तो चलता ही रहता है, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है हमारी पोजीशन। मतलब हम जिससे 5 मीटर बैठे हैं दूर, जिससे 2 मीटर बैठे हैं, जिससे 1 मीटर बैठे हैं, कंटिन्यूसली उतनी दूरी पे बैठे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और हमारी जगह कोई एक पार्टिकल होगा, उसकी अदर पार्टिकल से दूरी फिक्स है, कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रही है एज टाइम पासेस, क्योंकि टाइम तो पास हो ही रहा है ना, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो हम कहेंगे वो बॉडी रेस्ट में है। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन को बार बार नहीं बोलेंगे, चार्ट से पढ़ रहे हो आप क्लास 8 से। अब देखिए, आप सबसे बड़ी बात ये क्या है कि कुछ अच्छी बुक्स ने लिखा है इस बात को, नथिंग एट एब्सोल्यूट रेस्ट इन दिस यूनिवर्स। इस बात का मतलब यह हुआ कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, कोई भी चीज
एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। एक्चुअली में रेस्ट कहीं है ही नहीं। रीजन क्या है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है। एनर्जी मतलब ऊर्जा है। एवरी ऑब्जेक्ट हैव एन एनर्जी, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है इस पूरे ब्रह्मांड में। और वो एनर्जी किस फॉर्म में है ये डिपेंड करता है। ये पूरा ब्रह्मांड गतिमय है, ऊपर वाले का बनाया हुआ पूरा ब्रह्मांड गतिमय है, यहां कहीं रेस्ट नहीं है। रेस्ट केवल तब तक दिखता है जब हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर होते हैं, तब हम फील करते हैं। जैसे ही हमारी अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड कंटिन्यूअसली घूमे जा रही है। अर्थ अपनी एक्सिस पे कंटिन्यूअसली घूमे जा रही है, जिससे दिन और रात होते हैं। अर्थ सन के अराउंड कंटिन्यूअसली घूमे जा रही है, जिससे सीजन बदलते हैं। पूरा एक चक्कर हो जाता है हमारा, एक साल व्यतीत हो जाता है, एक साल हमारा गुजर गया। लेकिन हमें लगता है कि हम अर्थ के ऊपर रेस्ट में हैं, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर है तो हम रेस्ट में हैं। अगर स्पेस से हम देखेंगे तो हम देखेंगे नहीं, अर्थ कंटिन्यूअसली मोशन में है। जब अर्थ मोशन में है तो अर्थ के ऊपर जितने लोग रह रहे हैं, जितने ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, दे आर ऑल्सो इन मोशन। वो भी सन का चक्कर लगा रहे हैं, वो भी एक्सेस के अबाउट घूम रहे हैं, अर्थ की एक्सेस अबाउट, क्योंकि पूरी अर्थ घूम रही है। तो एक्चुअली में क्या है कि रेस्ट तो एब्सोल्यूट रेस्ट कहीं नहीं है सब मोशन में ही। चलती हुई ट्रेन के अंदर जब हम बैठ जाते हैं और सारे दरवाजे बंद होते हैं चारों तरफ से, हम जब देखते हैं तो उसमें हमने देखा होगा कि आपको लगता है कि आपके पास एक बैग पड़ा हुआ है, वो आपसे 1 मीटर दूर है, एक सामने एक और व्यक्ति बैठा है, वो आपसे 2 मीटर दूर है। तो सारी चीजें आप अगर उसके अंदर देखें तो आप बोलेंगे हम तो भैया रेस्ट में हैं, क्योंकि हमारे सामने जो चीजें पड़ी हैं उनके हिसाब से हमारी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, और उनकी पोजीशन में हमारे हिसाब से कोई चेंज नहीं आ रहा। तो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से जब पोजीशंस में कुछ कोई चेंज नहीं आ रहा है एज टाइम पासेस, तो वी आर इन रेस्ट विद ईच अदर। लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी से पूछोगे तो वही बात बोलेगा, पूरी ट्रेन मोशन में है, तो अंदर बैठे व्यक्ति मोशन में है, लगेज भी मोशन में है। तो रेस्ट केवल उसी को दिखता है जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। अगर आप ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, उसके फ्रेम के अंदर है, तो ट्रेन आपके लिए रेस्ट में है। प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए आदमी के लिए ट्रेन मोशन में है, आप भी मोशन में हैं। आप अर्थ के ऊपर है तो आप अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, तो अर्थ पे आप अपने आप को रेस्ट में बोलेंगे। अर्थ के बाहर से आप देखेंगे तो आपके लिए अर्थ पूरी मोशन में है। अर्थ पे जितनी चीजें प्रेजेंट है वो सारी मोशन में है। अब वही बात आ गई, आप अर्थ पे हैं तो आपके सामने जो लोग हैं और वो भी आपके हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो आपके लिए रेस्ट में हो गए। अब वो भी चेंज करने लगे तो वो आपके लिए मोशन में आ गए। अब ट्रेन चेंज कर रही है, ट्रेन मोशन में है, लेकिन ट्रेन के अंदर जो बैठा है वो कहेगा हमारे लिए ट्रेन रेस्ट में है। तो रेस्ट केवल डिफाइंड होता है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आप हैं। अगर वो आपके लिए रेस्ट में हो, मोशन में हो, लेकिन आप अंदर है तो आपके लिए वो रेस्ट में ही रहेगा। तो ये तो एक डिस्क्रिप्शन हो गया, डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट। सीधी सी बात है, आप किसी भी फ्रेम में रहेंगे वो आपके लिए रेस्ट में ही माना जाएगा, जब तक आप पर्टिकुलर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए पर्सनल मोशन नहीं करते, आप पर्सनल कंटिन्यूअसली उनके लिए दूरी में चेंजेस नहीं लाते आप। जैसे ये टेबल है, ये टेबल ट्रक के ऊपर रखा है, इसके ऊपर बैठा हूं, तो मेरे लिए ये टेबल रेस्ट में है। रोड पे चलने वाले लोगों के लिए मोशन में है, क्यों? इसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है टाइम के हिसाब से, रोड पे रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन मेरे लिए रेस्ट में, क्योंकि मैं इस पे बैठा हूं। अब मेरे सामने अगर 2-3 चींटी चल रही है इसके ऊपर, तो तीनों चींटियों का डिस्टेंस मेरे हिसाब से कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है टाइम हिसाब से, तो मैं कहूंगा वो चींटी मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन का डिस्क्रिप्शन बस इतना ही है। एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता, एब्सोल्यूट मोशन होता है। सोलर सिस्टम में लोग कहते हैं सन रेस्ट में है, सन के अराउंड सब घूम रहे हैं। अरे सन भी रेस्ट में नहीं है, क्योंकि सन खुद ऑर्बिट करता है हमारी गैलेक्सी को, पूरा सोलर सिस्टम ऑर्बिट करता है। तो एब्सोल्यूट मोशन तो रहता ही है। कुछ लोग कहते हैं नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट, नथिंग इज एब्सोल्यूट मोशन, वो भी सही कहते हैं। भाई अर्थ पे खड़े हमारे लिए चीजें रेस्ट में है, जब अर्थ से बाहर जाते हैं तो ये मोशन में आ जाता है। तो ब्रह्म सत्य तो यही है कि भाई ना रेस्ट सही है ना मोशन सही है, डिपेंड करता है आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो चीजों को। जिस फ्रेम पे आप हो वो आपके लिए रेस्ट में है। आगे बढ़ते हैं। तो मोशन की एग्जाम्पल अगर कोई बोले तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे पहला हो गया आपका वही जिस पे टॉपिक है आपका पूरा, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन।
अब ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है उसी कहते हैं हम स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल हम आपको दे दें इसमें तो होता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन की बात ऐसी होती है कि आप देख सकते हैं, आप एक ब्लेड को अपने हाथ में ले ले और यूं करें आप, तो आप देखेंगे वो ऐसे से वाइब्रेट करेगा, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। आप मच्छर के पंख को देखें तो आप देखेंगे वाइब्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। से फील कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया आपका रोटेशनल। तो रोटेशनल आपने फैन को देखिए, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। और चौथा आप कह सकते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर के लिए आप कह सकते हैं कि आप एक धागे में एक पत्थर को बांधिए और गोल गोल घुमाइए, दैट इज कॉल्ड, आपके इस पॉइंट के अबाउट वो सर्कुलर मोशन करेगा, जैसे अर्थ करती है सन के अराउंड, दैट इज सर्कुलर मोशन। चलिए अब एनसीईआरटी का आप देखिए अपनी एक्टिविटी नंबर 8.1, उसमें चेक करिए एक्टिविटी 8.1। उस एक्टिविटी में दिया गया है वॉल्स ऑफ योर रूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। अब बताइए, आप अपने कमरे में बैठे हैं तो कमरे की दीवारें आपके लिए रेस्ट में होंगी या मोशन में होंगी? क्या कमरे की दीवारें आपके लिए एज टाइम पासेस पोजीशन चेंज कर रही हैं? क्या दूरी बढ़ रही है बार बार या घट रही है? दूरी तो फिक्स है, कमरे की दीवार जितने दूर है उतनी दूरी रहेगी। तो हमारे लिए किस में हुई? रेस्ट में हुई। एक्टिविटी नंबर 8.1 के बाद एक्टिविटी नंबर आप देख सकते हैं 8.2, उसमें दिया है हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट रेस्ट, डिस्कस, यही पूछा है उसमें। जब आप ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन आपके लिए रेस्ट में है, एंड पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म उसके लिए आप मोशन में है, पूरी ट्रेन मोशन में है, लगेज जो है वो भी मोशन में है, यही पूछा है इसमें। आगे आइए, अब मोशन को समझने के लिए कुछ बेसिक्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो बेसिक्स हम बता रहे हैं आपको। तो मोशंस के जो बेसिक्स हैं, ये 10 बेसिक्स बताऊंगा, ये 10 बेसिक्स के बाद मोशन पूरा आपके हाथ में होगा। सबसे पहली बात, इसमें एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। जब जब फिजिक्स में कहीं डायरेक्शन वर्ड आए तो उसका मतलब होता है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। मतलब नंबर 1 पॉइंट में यहां पे लिखूंगा, डायरेक्शन मीन्स जियोग्राफिकल डायरेक्शंस। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए, बताते हैं। इसका मतलब हुआ कि दिशाएं, कैसी दिशाएं? ऐसी दिशाएं। देखिए, जब भी आप इस तरह का कोई डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, एकदम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे जैसे ही आप वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तुरंत ध्यान रखिए यही हमारे होते हैं सूरज भगवान, मतलब ईस्ट। सूरज का निकलना यहीं से होता है, ईस्ट। और ईस्ट के जस्ट अपोजिट आ जाएंगे तो क्या आएगा? वेस्ट। और ऊपर चले जाएंगे तो कहते हैं नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। और नीचे चले जाएंगे तो क्या है? साउथ इंडियन, साउथ। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो ये 4 ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस हम लोग जानते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब बात करते हैं कि और भी जा सकती हैं, बिल्कुल फिजिक्स में और भी आएंगी। तो इस सिस्टम को 90 डिग्री एंगल को आप 45 डिग्री पे डिवाइड करिए।
देखिए बेसिक सीख लीजिए आप, उसके बाद देखिए आप मोशन में कितना मजा आएगा आपको, चुटकियों में चलेगा मोशन आपके। तो जैसे ही 45 डिग्री पे डिवाइड किया है इसको हमने, अब ये हो गया 45 टोटल 90। तो ये बन गया नॉर्थ ईस्ट, ये बन गया नॉर्थ वेस्ट, ये बन गया साउथ वेस्ट, और ये बन गया साउथ ईस्ट, बीचों बीच दोनों के। टोटल 8 डायरेक्शंस हो गई यहां पे आपकी, और भी हो सकती हैं। अगर 3D में इस फिगर को देखें हम, और इस फिगर को अगर हम ऐसे ले आए सामने आपके, तो आप बोलेंगे सामने ईस्ट, सपोज वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 ये, और 45 पे 4 ये वाली, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, लाइक दैट, 8 हो गई। और एक अपवर्ड दी प्लेन, ऊपर जाने वाली डायरेक्शन, और एक डाउनवर्ड दी प्लेन 3D में देखेंगे हम, एक आकाश की तरफ जाने वाली, एक पाताल की तरफ जाने वाली। टोटल 10 डायरेक्शन, 10 डायरेक्शन। जैसे कभी पढ़ा होगा रामायण में, रावण 10 दिशाओं का राजा था, यही 10 दिशाएं थी वो। अब बात आती है फिजिक्स की, तो कई बार डायरेक्शन इसमें ऐसी आएंगी आपके सामने। जैसे मैं बता दूं, अभी 45 डिग्री लिया, लेकिन ये कहेंगे कि एक आदमी जा रहा है, उसने कुछ दूरी तय की स्ट्रेट लाइन में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और वो पहुंचा पॉइंट पी पर, और ईस्ट से 20 डिग्री एंगल जा रहा है वो। तो इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, पॉइंट पी इज एट 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिखेंगे इसको, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जहां से, जिस एक्सिस से एंगल नापा जाता है, उसको लास्ट में लिखा जाता है। अब 20 डिग्री लिख रहे हो तो ईस्ट और नॉर्थ के लिए लिखोगे, मेन दिशा तो यही है, ये तो 45 पे बनाई थी हमने, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए लिखोगे। तो नाप रहे हो 20 डिग्री आप 20 डिग्री ईस्ट से, तो ईस्ट को बाद में लिखेंगे, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ को पहले लिखेंगे। अगर इसको 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है, तो ये टोटल एंगल कितना था, 90 डिग्री। 20 माइनस कर दिया तो इतना कितना बचा, 70 डिग्री। तो इसका एक और नाम हो सकता है, दैट इज 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। लास्ट में नॉर्थ क्यों, क्योंकि इस बार हमने नॉर्थ से नापा, और दोनों 70 और 20 मिला के देखो तो 90 डिग्री अभी भी बनेगा आपका। तो ऐसी लैंग्वेज भी कई बार आपको मिल सकती है, तो घबराना नहीं, ये क्या आ गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कुछ नहीं होता, ये बस सिंपल यही बात होती है इसमें। जैसे हम एक और बता दें आपको यहां पे, जैसे अभी तो चलो उस तरफ गया था कोई, मान लो सपोज इस तरफ आ जाए कोई, सपोज ये आ गया कोई पॉइंट क्यू पे आया, और वो यहां से 10 डिग्री आया, तो 10 डिग्री किस तरफ से आया, वेस्ट से, तो क्या लिखेंगे इसको, 10 डिग्री कहां से नाप रहे हैं, वेस्ट से, तो वेस्ट लास्ट में जाएगा, किसकी तरफ, साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट। और जब ये 10 डिग्री इस तरफ से है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 90 था, ये हो गया 80 डिग्री। तो इसका एक और नाम हो जाएगा, अगर इस तरफ से देखें क्या हो जाएगा, 80 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, क्योंकि साउथ से नापा तो साउथ को लास्ट में लिखा, जब वेस्ट से नापा था तो वेस्ट को लास्ट में लिखा था। इस चीज को बार बार रिव्यू कर लेना, ये लैंग्वेज आएगी आगे एनसीईआरटी में, फिर बच्चों को रटना पड़ता है, तो ऐसे ही कर लो, ऐसा नहीं होता, इसका मेथड सीखो आप। जिस एक्सेस से एंगल नापेंगे उसको लास्ट में लिखेंगे, बचे हुए को पहले लिख देंगे, और है क्या, जिससे नापेंगे उसको लास्ट में लिखेंगे, अरे बचे हुए को पहले लिख देंगे, एंगल तो यही रहेगा ना 10 डिग्री, और जब इससे नाप लिया तो फिर इसको लास्ट में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लेना, आगे भी काम जाएगा, 11th 12th IIT जेई मेडिकल नीट सब में काम आएगा, पढ़ लेना ठीक से। ये हो गया ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, ये आप समझ गए। अब बात आती है कि एक लाइन एनसीईआरटी में आएगी, एंगल गिव्स द
डायरेक्शंस। अभी देखिए आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूं जिससे आपको चैप्टर बिल्कुल हलवा लगेगा। एंगल गिव्स द डायरेक्शंस, ये वर्ड आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिशाओं को जानने के लिए, डायरेक्शंस को जानने के लिए हमें बार बार कहीं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये नहीं लिखना पड़ता, हम केवल एंगल बताएंगे, डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। जैसे हमने बताया एंगल 45 डिग्री, तो ईस्ट से एक्सिस से अगर 45 डिग्री है तो एंगल क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। हमने अगर एंगल बताया 90 डिग्री तो डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ। अगर हमने एंगल बनाया 135 डिग्री, ये 45 है ना, 90 प्लस 45 135, तो डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। अगर हमने एंगल बनाया 180 डिग्री तो डायरेक्शन कौन सी हो गई? वेस्ट। ऐसे ही एंगल अगर आते जाएंगे तो एंगल लिख के ही हम डायरेक्शन फाइंड कर देंगे, हमें बार बार डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोला जाता है एंगल गिव्स द डायरेक्शन इन फिजिक्स। और बीच का कहीं आएगा तो सीधा सीधा लिख देंगे 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और 80 डिग्री 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वो तो हम बोल ही देंगे। जैसे ये 20 डिग्री है, यहां से हमने बोल दिया 20 डिग्री, यहां से नापा, ये नॉर्थ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जहां से नापेंगे पीछे लिख देंगे। तो पूरे ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की डायरेक्शंस को डिफाइन कर देते हैं एंगल्स, इसीलिए किताबों में बोला जाता है एंगल गिव्स द डायरेक्शंस। इसीलिए आगे पढ़ेंगे तो वो एंगल बता देते हैं, कह देते हैं डायरेक्शन होगी, और बच्चे कहते हैं एंगल से डायरेक्शन कैसे होगी? अरे एंगल से ही डायरेक्शन निकल के आती है सारी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट एंगल पे ही बात करते हैं, और ये जो पॉइंट होता है इसका, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन भी कहते हैं इसको, ठीक है। आगे जाके यही आपका नंबर सिस्टम जब मैथ्स में पढ़ा होगा, ये एक्सेस बन जाता है एक्स एक्सेस, और ये बन जाता है वाई एक्सेस, और ये जो अपवर्ड जाता है दैट इज कॉल्ड जेड एक्सेस, यही बन जाते हैं आगे जाके। अभी फिलहाल में इतना समझो, आगे वो ही बताएंगे। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें। सेकंड पॉइंट है आपके बेसिक्स का, एंगल्स आर मेजर्ड पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको लिख लूं मैं। एंटी क्लॉकवाइज सेंस मतलब यह है इसका कि कभी भी किसी एक्सेस से, जनरली एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, एंगल्स जब भी नापे जाएंगे किसी भी लाइन के, किसी भी ग्राफ के, किसी भी वेक्टर के, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नापा जाएगा तो पॉजिटिव माना जाएगा। दिस इज पॉजिटिव थीटा। एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या होता है? आप अपनी घड़ी देखिए, घड़ी में ये बज गए 12, ये बज गए 6, ये बज गए 3, ये बज गए 9। घड़ी की सुई जो होती सेकंड वाली वो ऐसे चलती है इस डायरेक्शन में, ऐसे से घूमती रहती है। तो घड़ी की दिशा में अगर घूमेंगे दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज सेंस। और घड़ी की उल्टी दिशा में चल दी है भाई, ये क्लॉकवाइज तो ये उल्टी हो गई, दैट इज कॉल्ड, इसके आगे एंटी लगा देना, हम तुम्हारे एंटी हो गए, इसके एंटी हो गया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो एंगल जब भी नापा जाएगा किसी भी एक्सेस से, ये एंगल नापा गया बीटा, तो ये पॉजिटिव तभी माना जाएगा जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नापा जाए। एंगल हमेशा ऐसे बाएं दाएं हाथ से ऐसा उठता हुआ पॉजिटिव माना जाएगा, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। यही बात का यही मतलब है। अब जैसे मान लो ये एक्सेस है और ये वेक्टर है, आप ये एंगल ऐसे नापोगे तो पॉजिटिव माना जाएगा। आपने यहीं से नाप दिया थीटा, दिस थीटा इज नेगेटिव थीटा, दिस इज नेगेटिव थीटा, क्योंकि आप क्लॉकवाइज सेंस में चले गए, क्लॉकवाइज सेंस है ये, यही लाइन है वो।
एंगल्स आर मेजर्ड पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एंगल नापना है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही आपको काम करना है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। दूसरी बात, एक सर्किल है जिसकी रेडियस आर है, इसके सेंटर से दो लाइन को हमने मिलाया तो इसे बोलते हैं आर्क, ए आर सी, आर्क बोलते हैं इसको। सपोज ये आर्क की जो डिस्टेंस है वो एल है, इसकी दूरी, इसकी लंबाई एल है, और ये एंगल थीटा फॉर्म करता है सेंटर पे सर्किल के। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, एंगल इज इक्वल टू आर्क, ये बेसिक फॉर्मूला है, आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये बिल्कुल दिमाग में रखना ही है आपको। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट नोट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? मैग्नीट्यूड। जो जो पढ़ा रहे हैं बस ये आप पढ़ लो, उसके बाद आप देखो मोशन कितना अच्छे चलेगा आपसे। थर्ड पॉइंट है आपका मैग्नीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वर्ड अगर आपके फिजिक्स में आता है कभी, उसका मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर कह सकते हैं, नंबर विथ यूनिट। ऐसे बोलो कि आप गए अब सब्जी लेने, आपने कहा भैया 2 किलो आलू लेना, मतलब 2 kg ऑफ पोटैटो, तो 2 इज द मैग्नीट्यूड, एक नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट। द क्वांटिटी इज मास। कपड़ा दे दो 2 मीटर, 2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, यही सब चलता है। फोर्थ पॉइंट क्वांटिटीज पे बात करेंगे। अच्छा यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होता है पता ही होगा आपको, टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी मीनिंगफुल, जो क्वांटिटी को मीनिंगफुल बनाए। जैसे तुम बाजार गए, तुमने कहा 2 दे दो, आलू वाले को 2 दे दो, वो क्या देगा? 2 देगा, क्या देगा वो ये कहेगा भैया तुम बोलोगे 2 kg पोटैटो दे दो, मतलब 2 किलो आलू दे दो, 2 किलोग्राम आलू दे दो, तो वो समझेगा कि हाँ, तो यूनिट है इसकी केजी, मास की यूनिट केजी है। कपड़े वाले के पास जाओगे उसको 2 मीटर कपड़ा दे दो, तभी वो समझेगा कि हाँ इसकी यूनिट बोलनी पड़ेगी। तो किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट की जरूरत होती है, यही यूनिट है, यही इसकी डेफिनेशन है यूनिट की। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, क्वांटिटीज पढ़ी होंगी। सबसे पहले आता है स्केलर क्वांटिटी। इसमें बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज में, दोज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। लिख देते हैं इस बात को, एंड नो डायरेक्शन, पूरी स्पेलिंग लिख लेना डायरेक्शन की, एंड नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन का मतलब एक और होता है वेरिंग डायरेक्शन या वेरिएबल डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन बार बार बदल रही, फिक्स नहीं हो रही, उसका मतलब भी नो डायरेक्शन होता है। तो नो डायरेक्शन हो या बार बार बदलने वाली डायरेक्शन हो, जो किसी एक डायरेक्शन में फिक्स ना हो रहा हो। डायरेक्शन का मतलब बता चुका हूं, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, तो उसे भी नो डायरेक्शन माना जाएगा। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, उन क्वांटिटीज को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्लास 8 में पढ़ा होगा, रिवीजन बता रहे हैं। तो नो डायरेक्शन और वेरिएबल डायरेक्शन, एक बार और बता दे रहे हैं ये बात हम आपको, ये बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। नो डायरेक्शन, पूरा लिख लेना डायरेक्शन को, का मतलब वही होता है डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग विथ टाइम। या तो डायरेक्शन होना
कि डायरेक्शन है ही नहीं, या है भी तो कंटिन्यूसली चेंजेस विद टाइम। वेरिंग डायरेक्शन मतलब हो गया कंटिन्यूसली चेंजिंग विथ टाइम। ऐसी डायरेक्शन हो जो बार बार बदल रही है, फिक्स नहीं हो रही है, ऐसी ऐसी डायरेक्शन हो जो किसी एक की तरफ ना हो, और जो किसी एक का सगा नहीं हो किसी का नहीं, इसलिए नो डायरेक्शन के उस ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं उसको। तो स्केलर क्वांटिटीज की ये डेफिनेशन हो गई, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इसमें एक बात बताना चाहेंगे, आप हमेशा याद रखना, स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्केलर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बताते हैं, अभी हाल समझ में आएगा आपको। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें हम, मास। तो मास क्या हो गया, इसकी यूनिट क्या होती, केजी। तो बाजार जाओगे कहोगे भैया 2 किलो टमाटर दे दो, ये थोड़ी बोलोगे -2 किलो टमाटर दे दो। मास कभी निगेटिव होता ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, नेवर निगेटिव। दूसरा एग्जांपल आएगा इसका टाइम। तो घड़ी में 5 बजते हैं, -5 नहीं बजते कभी। तो टाइम हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, बढ़ता रहता है, कंटिन्यूसली वेरिंग। तो टाइम आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। थर्ड हो जाएगी आपकी इसमें डिस्टेंस। क्या होता है आगे बता देंगे। स्पीड, एनर्जी। अब लग रहा होगा क्लास 8 की चीजें पढ़ा रहे हैं, वाह क्या मजा आ रहा। बहुतों को ये नहीं आता है, ये सीख लो, ये आने वाला है मोशन में। ये नहीं आएगा तो मोशन कहां समझ में आ जाएगा, रटते रहना, ये सीख लो, बहुत जरूरी है इसको। है एनर्जी के साथ साथ वर्क ले लो, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ही बात होती है। टेम्परेचर ले लो, स्केलर होगा भाई। स्केलर को आपको अगर पहचानना है, क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड एक्शन नहीं है, तो आप सोच सकते हो। जैसे डॉक्टर किया गया, उसने थर्मोमीटर मुंह में घुसाया, देखा इसका टेम्परेचर है 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो ये थोड़ी कहेगा इसको इसका टेम्परेचर ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो टेम्परेचर मेजरमेंट है केवल। अब आलू तोड़ने वाला थोड़ी बोलेगा 5 किलो आलू वेस्ट में भेजना है हमको, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बोल रहा है कोई, मतलब ये उसकी डायरेक्शन नहीं है। क्यों, डायरेक्शन बता चुका हूं, दैट इज कॉल्ड ओनली ज्योग्राफिकल डायरेक्शन होनी चाहिए उसकी। तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, ये मन से सोच लेना है। टाइम है, टाइम की क्या डायरेक्शन होगी। मम्मी ने पूछा कितने बज गए, मम्मी 11 बज गए। अरे मम्मी 11 बज गए नॉर्थ में, ये कोई जवाब नहीं हुआ। तो ये चीजें आपको खुद आती हैं, थोड़ा मंथन किया करो, चिंतन किया करो। तो ये सारी चीजें इसीलिए स्केलर में आती हैं। जैसे चार्ज हो गया, चार्ज की कोई डायरेक्शन थोड़ी होगी, वो तो फ्लो करता है वायर के अंदर या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर क्या डायरेक्शन होगी उसकी। तो जिनकी डायरेक्शंस नहीं होती है वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं, जिनकी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो अगली हेडिंग है वेक्टर क्वांटिटी। शायद 5th नंबर है ये आपका, 4th नंबर है ये, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें लिख लेना दोज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और प्लस डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो भैया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा कैसे, और देख लो वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, और भी क्वांटिटी हो सकती है। आगे सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। एक ट्रिक बता दूंगा, उससे
स्केलर वेक्टर क्वांटिटी भूल भी जाओ तो भी पकड़ लोगे। और जनरली वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। कैसे? देखो, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। अब क्यों एरो? अरे क्योंकि डायरेक्शन है उनके पास। अब डायरेक्शन तुमसे कोई पूछेगा, हम स्टेशन पे हैं, हमको जाना है घर, तो लोग बताएंगे ना कि यहां से जाना, फिर ईस्ट की तरफ घूम जाना, फिर वहां से वेस्ट की तरफ घूम जाना। जंगल में लोग खो जाते तो कंपास से क्या देखते थे? डायरेक्शन देखते थे, नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, तब हम बाहर निकलेंगे। तो डायरेक्शन बताता कौन है? एरो। तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को, क्योंकि उनके पास डायरेक्शन होती है, स्केलर के पास होती ही नहीं है, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे उसमें? उनके पास तो मैग्नीट्यूड अकेला होता है, नंबर। इनके पास नंबर भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। इन क्वांटिटीज कहते हैं वेक्टर डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटीज। जब भी ये ट्रिक सीख लेना, स्केलर क्वांटिटी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाए तो स्केलर ही निकल के आती है। जब भी स्केलर, क्योंकि नंबर होता है, वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेक्टर निकल के आएगी। लेकिन जब वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई होगी तो भी स्केलर निकल के आएगी। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा, नॉर्मल बता रहे हैं, उसका रीजन हम बताएंगे बाद में। लेकिन सेम सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर स्केलर आता है, सेम सेम मल्टीप्लाई होकर स्केलर आता है, डिफरेंट मल्टीप्लाई होकर वेक्टर आता है। इससे देख सकते हैं कई क्वांटिटी निकल के आएंगी। देखना, जैसे आपने कहा सर हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमको याद है, क्लास 8 में पढ़ लिया था सर। सर क्योंकि टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सर फॉर्मूले को थोड़ा क्लोज कर ले तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा सर। सर टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो टाइम हो गया स्केलर। सर डिस्टेंस हमें पता है स्केलर, तो स्पीड को होना पड़ेगा स्केलर, क्योंकि स्केलर इनटू स्केलर ही स्केलर आएगा। इस ट्रिक से भी आप भूली हुई क्वांटिटीज को रिकवर कर सकते हो। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अभी ऊपर बताया वेक्टर होता है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर और टाइम होता है स्केलर, तो स्केलर में वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तभी तो वेक्टर आएगा, क्योंकि अभी ये ट्रिक बताई मैंने आपको। तो वेलोसिटी क्या बन गई? वेक्टर। इस ट्रिक से भी आप कई क्वांटिटी अगर भूल गए तो पकड़ सकते हो। जैसे फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अभी बताया वेक्टर, तो फोर्स होता है वेक्टर, ये बताया अभी ऊपर, तो मास को होना पड़ेगा स्केलर, तभी स्केलर इनटू वेक्टर वेक्टर आएगा। इस ट्रिक से भी आप कई भूली हुई क्वांटिटीज को पकड़ सकते हो अगर भूल गए हो तो। वैसे तो मन से सोच लेना यार कि ये क्या है, ये मतलब फोर्स है। जैसे अब तो यार पता है ना कि जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये दिख रहा है ना कि ये कोई डायरेक्शन की तरफ हमारा हाथ जा रहा है, तो फोर्स होगा ना वेक्टर। किसी को पुश करोगे तो डायरेक्शन होगी ना उस तरफ। अब कितने ताकत से करोगे वो उसका नंबर है, कि आपने 5 न्यूटन से किया, 50 न्यूटन से किया, आपने किया, ये ट्रैक्टर ने किया, ट्रक ने किया, वो नंबर है, उसकी ताकत है, वो पावर है उसके अंदर, तो वो फोर्स उसका हो गया। वो न्यूटन में उसका निकल गया, इतना नंबर है 10 न्यूटन 50 न्यूटन, वो हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड। और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो दोनों मिला के बन गया फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से सीखना, सोचना इसको। अगला आ गया ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मैथ्स में पढ़ते हैं नंबर लाइन, उसको भी थोड़ा सीख ले, जरूरत पड़ेगी उसकी भी। फिफ्थ, दैट इज ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको कह सकते हैं हम लोग नंबर लाइन, या इसको एक और नाम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं इसको। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल। जब ये आपने अभी ज्योग्राफिकल बनाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसी को एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना देना है, बस सिंपल। ये सब चीजें बार बार पूरी फिजिक्स में आती हैं, कोई एक बार ठीक से सीख लो, कुछ नहीं है फिर। अब आप देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अभी बताया भी था मैंने,
और यहां से बाहर जाने वाली लाइन जेड एक्सेस है। इसको देखने के लिए आप अपने रूम के कॉर्नर को देखिए, कोई भी कॉर्नर हो आपके रूम में देखिए, तो कॉर्नर की तरफ जो नीचे से ये लाइन जा रही है, दिस इज योर एक्स एक्सेस लाइन। वो जो ऊपर लाइन जा रही है कॉर्नर, दैट इज वाई एक्सेस लाइन। और जो बाहर की तरफ दरवाजे की तरफ लाइन जा रही है, दैट इज जेड एक्सेस लाइन। तो ये कॉर्नर नीचे की लाइन आई एक्स एक्सेस लाइन, जो ऊपर कॉर्नर के लिए जा रही है वाई एक्सेस लाइन, और जो बाहर की तरफ जा रही है दैट इज जेड एक्सेस लाइन। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बता रहा हूं, वैसे तो आपका काम 2D में ही हो जाएगा, एक्स और वाई में ही काम हो जाएगा। तो यहां पे क्या करते हैं, ये हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप देखो, ये है हमारा ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कह सकते हैं इसको। यहां पे देखो x भी 0 है, अभी शुरू नहीं किए, y भी 0 है, शुरू नहीं किए, हो गया 0,0। अब x में बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही बढ़ेंगे ना। फिर x में अगर उस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा -1, फिर -2, -3, -4, लाइक दैट। ऐसे ही y में देखो, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, +1, 2, 3, 4, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। बहुत आसान है, मन लगाओ तो बहुत आसान है। और इसी एक्स एक्सिस को ज्योमेट्रिकल में क्या कर दिया था, इसको ईस्ट कर दिया था, इसको क्या कर दिया था, वेस्ट कर दिया था, इसको नॉर्थ कर दिया था, इसको साउथ कर दिया था, वही था। आप देख रहे हो यहां पे क्या है, यहां पे एक्स पॉजिटिव मिल रहा है और वाई भी पॉजिटिव मिल रहा है, दोनों पॉजिटिव मिल रहे हैं हमें, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। इस तरफ आ जाओ, यहां वाई क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, और एक्स क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो एक्स यहां पे नेगेटिव मिल रहा है और वाई यहां पॉजिटिव मिल रहा है। अब यहां आ जाओ, यहां पे एक्स क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, वाई क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, तो एक्स भी नेगेटिव हो गया, वाई भी नेगेटिव हो गया। अब यहां आ जाओ, यहां पे एक्स क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, वाई क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, तो यहां पे एक्स मिल गया पॉजिटिव, वाई मिल गया नेगेटिव। कुछ होता ही क्या है इसमें। ये आपका नंबर लाइन सिस्टम हो गया, ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी, ये भी काम आएगा, इसको भी ठीक से देख लेना। इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, यहां से शुरुआत होती है। अगर इतना सीख गए आप लोग तो अब बस 2 पॉइंट और हैं, उसके बाद आप मोशन को ठीक से समझ सकते हैं। तो बाद में शुरू करते हैं अगला लेक्चर।